हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो है हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसका पार्ट 2। तो इसके पार्ट 1 का जो लिंक है बच्चों वो आपको क्या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसके पार्ट 1 के अंदर हमने हमारा जो लास्ट टॉपिक समझा था दैट इज अबाउट द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो 3 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बच्चों हमने क्या डिस्कस कर ली थी। पहली हमने देखी थी प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सेकंड हमारी थी सोइंग एंड थर्ड हमारी थी यूज ऑफ द मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास जो फोर्थ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है दैट इज द इरिगेशन। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अभी मैंने आपको जो फर्स्ट स्टेप था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल उसके अंदर भी समझाया था कि जो प्लांट्स होते हैं यानी कि जो क्रॉप्स होती हैं उनको क्या है ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा नीड किसकी होती है, सॉइल की। वो सॉइल के अंदर ही क्या है ग्रो कर पाती है। क्यों? क्योंकि भाई उनको अपने सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। तो इसीलिए हमने क्या पहले सॉइल को प्रिपेयर किया था, फिर उसके अंदर क्या फर्टिलाइजर्स वगैरह भी ऐड करे थे सो दैट उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी क्या है पूरी हो सके। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है जो कि क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए, वो हमारा कौन सा है, वाटर। तो देखो जो प्लांट्स होते हैं ना उनको क्या वाटर भी क्या बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी ग्रोथ के लिए। क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि देखो बच्चों, एक तो हमने क्या अपनी 7th क्लास में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं ना उनको क्या है अपना जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको करने के लिए क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। तो फाइनली हम लोग क्या क्रॉप्स को ग्रो करवा रहे हैं ना, तो हम क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि भाई हमें फ्रूट चाहिए, जो भी हमारा क्या फाइनल जो प्रोडक्ट है वो हमें चाहिए। तो उसके लिए फोटोसिंथेसिस तो प्लांट्स को करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको वाटर चाहिए। दूसरी और इंपॉर्टेंस क्या है वाटर की कि बच्चों हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है ना, जो मैंने आपको बताया कि सॉइल से क्या करते हैं जो प्लांट्स है वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, लेकिन ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना ये क्या है वाटर के अंदर पहले डिसॉल्व होते हैं, उसके बाद ही जो प्लांट्स है वो क्या इन न्यूट्रिएंट्स को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यानी कि बच्चों जो प्लांट्स होते हैं ना वो क्या है न्यूट्रिएंट्स को ऐसे ही नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं सॉइल से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो अगर ये न्यूट्रिएंट्स वाटर में डिसॉल्व होंगे तो ही हमारे जो प्लांट्स है वो सॉइल में से क्या है जो ये न्यूट्रिएंट्स है उनको क्या एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर फाइनली क्या है प्लांट्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, देन उनकी जो ग्रोथ है वो क्या होती है। तो इसीलिए क्या है इन दो इंपॉर्टेंट काम के लिए जो हमारे प्लांट्स है यानी कि हमारी जो क्रॉप्स है ना उनको क्या है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए क्या है फार्मर्स को क्या है हमारी जो क्रॉप्स है उनको क्या टाइम टू टाइम पानी देना पड़ेगा सो दैट वो क्या अच्छे से ग्रो कर पाए। तो वही हमारी बच्चों क्या फोर्थ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज दैट इज द इरिगेशन। तो यहाँ पे क्या है वो प्रोसेस जो जिसमें क्या किया जाता है जो प्लांट्स है यानी कि जो क्रॉप्स है उनको क्या है वाटर की सप्लाई करी जाती है एट द रेगुलर इंटरवल्स ऑफ द टाइम, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इरिगेशन। ठीक है, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स एट द रेगुलर इंटरवल्स। टाइम टू टाइम क्या है जब क्रॉप्स को क्या है रेगुलरली क्या वाटर दिया जाता है, वाटरिंग करी जाती है, दैट इज कॉल्ड द इरिगेशन। क्लियर हो गया? उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या होता है, देखो हमें पता है कि सारी जो क्रॉप्स है वो क्या अलग अलग टाइप की है, तो सबकी रिक्वायरमेंट क्या बिल्कुल भी एक जैसे नहीं होती है। जैसे हमें पता है सारे क्या है सारे ह्यूमन बींग्स क्या अलग अलग है ना, किसी की कुछ रिक्वायरमेंट है किसी की कुछ रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ही क्या होता है जो हमारी क्रॉप्स होती है ना उनको भी क्या है इरिगेशन की कितनी नीड है वो डिपेंड करता है 3 चीजों के ऊपर। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है, टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन डिपेंड्स अपॉन। यानी कि बच्चों जो इरिगेशन की जो नीड है यानी कि कितना टाइम बाद हमें क्या इरिगेशन करनी पड़ेगी कि स्पेशल क्रॉप के लिए, वो हमें कैसे पता चलता है, वो 3 चीजों पे क्या डिपेंड करती है। फर्स्ट हमारा क्या है, नेचर ऑफ द क्रॉप, यानी कि बच्चों नेचर ऑफ द क्रॉप की क्रॉप एक्चुअली है कौन सी। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो पैडी क्रॉप होती है मींस राइस की जो क्रॉप होती है उसको क्या है बाकी क्रॉप्स के कंपैरिजन में क्या है ऑलमोस्ट क्या ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो इसीलिए क्या है जो राइस की क्रॉप है उसको क्या है रेनी सीजन के अंदर क्या ग्रो करवाया जाता है, क्योंकि उस टाइम बारिश आ रही होती है ना तो पानी काफी अमाउंट में अवेलेबल होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या राइस को रेनी सीजन के अंदर ग्रो करवाते हैं। तो जो राइस होते हैं उसको क्या है बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो टाइप ऑफ क्रॉप पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं वीट की बात करूं तो जो वीट क्रॉप है उसको क्या है राइस क्रॉप के कंपैरिजन में बहुत कम पानी चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या जो सेकंड है दैट इज द नेचर ऑफ द सॉइल। अब सॉइल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। कैसे कि मान लीजिए बच्चों हमारे पास क्या 2 टाइप की सॉइल है, एक तो हमारे पास है सैंडी सॉइल, ठीक है, एक हमारे पास क्या है क्लेई सॉइल। ठीक है, तो ये जो सॉइल होते हैं दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है कि सॉइल की टाइप पे भी डिपेंड करेगा कि अगर कोई ऐसा फील्ड है जहां पे क्या सैंडी सॉइल है तो ये जो सैंडी सॉइल होती है ना यानी कि जो रेतली मिट्टी होती है उसके वाटर को रिटेन करने की जो कैपेसिटी होती है ना वो क्या होती है बहुत कम होती है, वो अपने अंदर पानी को रिटेन नहीं कर पाती। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है इसको
ये वाली जो सॉइल है इसमें क्या ज्यादा इरिगेशन की नीड रहेगी। अगर हम सैंडी सॉइल के अंदर किसी क्रॉप को ग्रो करवा रहे हैं ना, तो वहां पे क्या है फार्मर को ज्यादा पानी देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है अपने अंदर पानी को क्या ज्यादा टाइम एब्जॉर्ब करके नहीं रख सकती। लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर हम क्लेई सॉइल की बात करें तो ये बच्चों क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल से बनी होती है, तो इसकी जो वाटर रिटेन कैपेसिटी होती है ना वो क्या बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो इसीलिए इसके अंदर क्या है वाटर जो है ना ऑलरेडी क्या रिटेन हो जाता है। तो इसीलिए क्या है ऐसी क्रॉप्स जो क्या क्लेई सॉइल के अंदर ग्रो करवाई जा रही है उनको क्या होता है इरिगेशन की थोड़ी कम नीड रहती है, यानी कि उनको थोड़े टाइम के बाद क्या पानी देने की जरूरत रहती है, लेकिन इसमें क्या है फ्रिक्वेंटली हमें क्या इरिगेशन जो वो करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से क्या थर्ड जो फैक्टर है जिसके ऊपर क्या है जो इरिगेशन की नीड है वो डिपेंड करती है, दैट इज द सीजन ऑफ द क्रॉप ग्रोथ, यानी कि हम लोग हमारी जो क्रॉप है उसको कौन से सीजन के अंदर ग्रो करवा रहे हैं। तो जैसे कि मेनली हमारे दो सीजन है, कौन कौन से हैं, एक तो हम मान के चलते हैं कि समर है, ठीक है, गर्मियों का जो सीजन है, एक हमारा कौन सा है विंटर। तो देखो बच्चों हमें पता है कि जो समर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है पानी का इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है ना, क्योंकि भाई टेम्परेचर बहुत हाई है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम पे क्या होता है जो नीचे सॉइल के अंदर जो पानी है वो क्या होगा इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि सॉइल ड्राई हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है समर्स के अंदर ज्यादा इरिगेशन की नीड रहती है एज कंपेयर टू द विंटर्स, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है इतनी सनलाइट भी नहीं होती, तो वहां पे क्या होता है इवेपोरेशन बहुत कम हो रही होती है, तो विंटर्स में हमें क्या क्रॉप्स को क्या कम इरिगेशन की जो नीड है वो क्या रहती है। तो इतना क्लियर हो गया, जो किसी भी क्रॉप्स की क्या है इरिगेशन की जो नीड है वो डिपेंड करती है इन तीनों चीजों के ऊपर। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या सोर्सेज ऑफ इरिगेशन की बात कर लेते हैं कि जो इरिगेशन के सोर्सेज है, यानी कि हमें प्लांट्स को पानी देना है, तो उसके कौन कौन से सोर्सेज है, कहां से पानी जो है ना वो क्या लिया जाता है फॉर द इरिगेशन। तो वो हमारे कौन से हैं, जैसे कि वेल जो कुएं होते हैं, ठीक है, लेक होगी, कैनाल हो गया एंड ट्यूबवेल हो गया। तो यहाँ पे क्या जो वेल एंड ट्यूबवेल है इसके अंदर तो क्या होता है बेसिकली हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है, यानी कि अर्थ के सरफेस के नीचे वाला जो वाटर होता है वही क्या है इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। तो हमें पता है वेल और ट्यूबवेल के अंदर वही पानी आता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल वाला। एंड उसके बाद क्या लेक एंड कैनाल वाला जो होता है वो क्या अर्थ की सरफेस के ऊपर जो पानी है उसको भी क्या है इरिगेशन के लिए क्या यूज किया जाता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ लेते हैं हमारे मेथड्स के बारे में कि इरिगेशन के कौन कौन से मेथड्स है जिससे क्या इरिगेशन जो वो की जाती है। तो बच्चों इरिगेशन के हमारे पास क्या टू मेथड्स हैं, एक हमारा है ट्रेडिशनल मेथड्स, दूसरे हमारे हैं मॉडर्न मेथड्स। तो ट्रेडिशनल मेथड्स यानी कि ओल्ड वेज जो होते थे जो कि फार्मर्स यूज करते थे इरिगेशन के लिए उन्हें हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स। मॉडर्न मेथड्स जो अभी क्या है अभी के टाइम में क्या है फार्मर्स के थ्रू क्या यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स की। इससे पहले वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि अभी हमने क्या इरिगेशन के अंदर काम क्या करना है, बेसिकली हमने क्या करना है जो भी मैंने आपको वाटर के सोर्सेज बताए थे ना, पॉन्ड, लेक, कैनाल और वेल, ट्यूबवेल जो भी थे, वहां से हमने क्या पानी को क्या उठाना है और उसको क्या है जो हमारे फील्ड है यानी कि जो क्रॉप्स है उसको क्या देना है। तो बेसिकली इरिगेशन के अंदर इतना ही काम है। तो उस पानी को सोर्सेज से निकालने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, उसी के बेस पे बच्चों यहाँ पे क्या जो मेथड्स है वो क्या बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स को। तो इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा आता है दैट इज द मोट, और इसे हम कहते हैं पुली सिस्टम। पहली बात तो कि पुली क्या होती है अगर आपको नहीं पता मैं बता देती हूँ। पुली का मतलब क्या होता है एक स्पिनिंग व्हील, एक ऐसा व्हील जो क्या घूम रहा होता है उसे हम कहते हैं पुली। तो ऐसे इस तरीके से ना एक स्पिनिंग व्हील होता है, इसके ऊपर बच्चों क्या होते हैं इस तरीके से ना एक रोप जो है वो क्या है इसके ऊपर क्या है इस तरीके से चढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा ना पुराने टाइम के अंदर जो वेल होते थे यानी कि जो कुएं होते थे उसमें क्या है ऊपर ये लगा होता था पुली सिस्टम। तो यहाँ पे क्या था एक साइड से इस रस्सी को क्या खींचा जाता था रोप को, और दूसरी साइड यहाँ पे क्या जो बकेट है वो क्या अटैच की होती थी। तो इसको अगर हम छोड़ेंगे तो ये जो रोप है वो क्या है सीधा क्या नीचे जाती थी, और ये बकेट क्या पानी के नीचे जाती थी, वहां से क्या पानी बाल्टी में भर जाता था और फिर यहाँ से इस रस्सी को क्या खींचा जाता था। तो वो जो सिस्टम होता था पानी निकालने का उसी को हम लोग क्या कहते हैं पुली सिस्टम और द मोट सिस्टम। क्लियर होगा। तो उससे क्या है मैनुअली जो फार्मर्स थे ना वो क्या है खुद क्या है रोप को खींच खींच के पानी निकालते थे एंड देन क्या है उस बकेट को क्या बकेट की हेल्प से खुद क्या फील्ड के अंदर जो पानी है ना वो क्या देते थे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि जो वाटर है उसकी क्या है जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या इवन नहीं होती थी, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती थी क्योंकि फार्मर खुद पानी दे रहे हैं ना जाके, तो वहां पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होती। तो ये इतना अच्छा मेथड नहीं था। दूसरा बच्चों हमारे पास कौन सा था चेन पंप। अब चेन पंप के अंदर भी क्या होता है इसके अंदर भी इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ये वाला हमारा चेन सिस्टम में क्या होता है इस तरीके से ना एक चेन होती है, ठीक है, जो कि क्या इस तरीके से लूप के अंदर मूव कर रही होती है यानी कि इस तरीके से गोल गोल क्या घूमेगी है। तो इसके ऊपर क्या होती है मोर देन वन जो बकेट है ना वो अटैच की होती है, यानी कि कम से कम 2 बकेट होगी, 2 से ज्यादा जितनी मर्जी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 बकेट बनाने की कोशिश करी है, तो इस तरीके से 2 बकेट आप देखो जैसे ये चेन क्या मूव करेगी तो ये जो बकेट है वो क्या धीरे धीरे नीचे आएगी ना। तो नीचे क्या होता था वाटर का जो भी सोर्स है जैसे कि पॉन्ड, लेक जो भी है वहां पे ये बनाया गया सिस्टम चेन सिस्टम,
तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो चेन है जब रोटेट करेगी तो ये बकेट के नीचे आएगी, तो यहाँ से क्या इसमें इस बकेट के अंदर क्या पानी फिल हो जाएगा। फिर ये क्या बकेट ऊपर जाएगी और जैसे ही क्या टर्न करके यहाँ पे क्या उल्टा होगी ये, तो यहाँ पे ये जो पानी है वो क्या बकेट से बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम किया होता था ना, नीचे कुछ इस तरीके से लगाई होती थी चीज़ कि ये जो पानी है वो क्या नीचे वाटर के सोर्स में ना गिरे, बल्कि यहाँ से जो पानी है वो क्या है यहाँ से होता हुआ क्या स्लाइड होके जो फील्ड है वहां तक क्या पानी जो वो चला जाए। तो इस तरीके से बच्चों चेन पंप के अंदर क्या होता था, चेन एक लूप के अंदर मूव करती थी और उसकी हेल्प से क्या है जो भी वाटर का सोर्स था वहां से पानी को क्या है लिफ्ट करके फील्ड तक क्या दिया जाता था। तीसरा जो हमारा मेथड है दैट इज द ढेकली। ठीक है, तो ढेकली के अंदर बच्चों क्या होता है, इस तरीके से होता है, एक वुडन लॉग होता है, ये मैंने बनाया ना वी शेप का वुडन लॉग होता है। इसके ऊपर क्या होता है एक और जो लॉग होता है वुडन का वो बिल्कुल सीधा होगा, जो मैंने रेड कलर से बनाया, इसको क्या है इस वी शेप के अंदर रखा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए ये वुडन होगा वी शेप का, तो ये एक और वुडन होगा, इसको ना बीच में इस तरीके से रखा जाता था। ठीक है, यहाँ पे एक साइड पे इसकी बकेट अटैच होती थी, दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, बकेट के अंदर अगर हम पूरा पानी फिल कर दे, यानी कि बकेट को पूरा टॉप तक फिल कर दे, तो जितना उसका वेट होता था ना उस वेट के इक्वल यहाँ पे वेट क्या है रखा जाता था। तो पहले क्या था, जब वेट नहीं है तो यहाँ पे बकेट है, तो बकेट क्या है वेट होने की वजह से इस तरीके से ये टिल्ट हो जाएगी, तो ये क्या है जो वुडन होगा वो इस तरीके से स्लाइड हो जाता था। तो यहाँ से जो बकेट है वो क्या पानी के अंदर चली जाती थी, यहाँ पे क्या बकेट के अंदर पानी फिल होगा। अब वो अपने आप तो ऊपर आएगी नहीं क्योंकि अभी इसका वेट हो चुका है, क्योंकि इसमें पानी भर चुका है। तो अब क्या किया जाता था, यहाँ पे इसके वेट के इक्वल यहाँ पे वेट क्या डाला जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे जब इक्वल वेट डालेंगे तो वेट की वजह से ये क्या होगा, चीज ऐसी होगी ना, तो इस तरीके से क्या है वो जो बकेट है वो पानी में से क्या बाहर निकाली जाती थी, जैसे ही ऊपर आएगी यहाँ से बकेट को क्या अलग कर लिया जाता था। तो इस तरीके से क्या हमारा ये ढेकली का सिस्टम था, जिसमें क्या है वुडन लॉग की हेल्प से जो पानी है वो क्या वाटर सोर्सेज से निकाला जाता था, एंड देन मैनुअली उसको क्या है जो हमारे फील्ड है यानी कि जो खेत थे उनमें क्या दिया जाता था। उसके बाद बच्चों हमारा जो फोर्थ मेथड है दैट इज द राहत मेथड। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी क्या है इसी तरीके से ना, यहाँ पे जैसे मैंने बनाने की कोशिश करी है, अब मैं यहाँ पे फोटो भी आपको दिखा दूंगी। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ना एक व्हील होता है, ये क्या एक व्हील है, ये जो व्हील है ना वो क्या है रोटेट किया जाता था विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स लाइक द बुल्स। ठीक है, जो हमारे बुल होते थे ना उसकी हेल्प से क्या एक व्हील है उसको रोटेट किया जाता था, और जब वो व्हील रोटेट करता था ना उसकी वजह से बच्चों क्या होता था एक और व्हील होता था जिसके ऊपर क्या है नंबर ऑफ बकेट्स ऐसे अटैच होती थी। मैंने 3 ही बनाई है ना, काफी सारी बकेट्स अटैच होती थी इस पे, तो ये व्हील रोटेट करता था इस व्हील के रोटेट करने की वजह से। तो जब ये रोटेट करता था तो यहाँ पे भी क्या होता है नीचे पानी होता है, तो जैसे ये बकेट्स क्या इसमें से जाएगी तो उसमें क्या पानी फिल हो जाएगा, और जैसे यहाँ से ये क्या है ऊपर टर्न करेगी उल्टा हो जाएगी ऊपर जाके, तो यहाँ से पानी जो वो क्या बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्या फील्ड्स को जो पानी है वो क्या दिया जाता था। तो ये हमारे क्या है ट्रेडिशनल मेथड्स है। अब ये बच्चों जो सारे मेथड्स हमने देखा कि इनके अंदर ऑलमोस्ट क्या मैनुअली काम किया जा रहा है या फिर विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, तो हमें पता है कि ये क्या टाइम कंज्यूमिंग है, ये स्लो प्रोसेस था, तो ऑब्वियसली ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये तो था इसका डिसएडवांटेज। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो इनके एडवांटेजेस क्या थे, क्योंकि बहुत ही सिंपल मेथड है, इनके अंदर कोई बहुत ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए, सिंपल से मेथड है, तो इनको क्या है एक तो कोई भी फार्मर इजीली यूज कर सकते थे क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे ये मेथड्स, तो इनएक्सपेंसिव थे एंड सूटेबल थे फॉर द स्मॉल फार्मर, जिन्होंने थोड़ी बहुत खेती करनी है उनके लिए सही थे। उसके बाद बच्चों हमारे पास आते हैं मॉडर्न मेथड्स। तो मॉडर्न मेथड्स यानी कि ऐसे मेथड्स जिनको कि रिसेंटली अभी क्या यूज किया जा रहा है। तो इनकी एक और खासियत है कि ये जो मेथड्स है ना हमारे, इनको हम लोग मोस्टली वहां पे यूज करते हैं जहां पे पानी की क्या स्कैरसिटी है, यानी कि पानी की बहुत ही ज्यादा कमी है। ऐसे एरिया जिनके अंदर पानी बहुत ही कम अवेलेबल है, तो वहां पे क्या होता है इन मेथड्स को क्या मोस्टली यूज किया जाता है, यानी कि प्रेफर करा जाता है। तो पहला बच्चों इसके अंदर हमारे पास आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। तो स्प्रिंकल नाम से क्लियर है, स्प्रिंकलर यानी कि फवारा सिस्टम जो होता है, जैसे हमारे बाथरूम में होता है ना फवारा लगा होता है, ठीक है, शावर हम कहते हैं जिसे, तो स्प्रिंकलर सिस्टम भी ऐसी होता है। इसमें क्या होता है जो पानी है वो क्या है लाइक रेनफॉल की जैसे क्या है पानी जो वो क्या है सारे जो क्रॉप्स है उनको क्या दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है स्प्रेज वाटर लाइक द रेनफॉल, तो जैसे बारिश होती है ना वैसे रेनफॉल की फॉर्म में क्या जो वाटर है वो क्या स्प्रे किया जाता है टू द क्रॉप्स। और इसका एक और बेनिफिट है कि ये क्या होता है अनइवन जो लैंड होती है ना उनके लिए बहुत सूटेबल मेथड है, क्योंकि देखो बच्चों अगर कोई ऐसा फील्ड है जहाँ पे क्या जो क्रॉप्स है वो क्या उगाई जा रही है ग्रो करवाई जा रही है, तो अगर वो जो नीचे जो लैंड है वही क्या अनइवन है ऊपर नीचे है, तो अगर हम सीधा कहीं से पानी देंगे तो हो सकता है पानी ऊपर ना ही जाए, वो एक जगह इकट्ठा हो जाए, तो हर प्लांट्स को क्या पानी नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो जगह अनइवन है। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उसमें तो पानी आई ऊपर से रहा ना, तो वो फिर क्या सारे जो जगह उसको क्या मिलेगा यानी कि सारे प्लांट्स को मिलेगा, तो ये क्या अनइवन लैंड के लिए बहुत ज्यादा सही सिस्टम है। उसके बाद हमारे पास है ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम के अंदर क्या होता है नाम से क्लियर है, ड्रिप का मतलब क्या होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, तो जैसे कि आपने सुना ही होता है ना कि पेशेंट को ड्रिप लगती है अगर वो बीमार हो जाए किसी रीजन से, तो ड्रिप में जब वो लगाते हैं तो उसमें क्या होता है जो बोतल वो उन्होंने हैंग कर रखी होती है उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जो मेडिसिन आती है, इसीलिए हम कहते हैं ड्रिप लग रही है। तो वही सेम
चीज है। ड्रिप का मतलब होता है ड्रॉप एक हिसाब से, ठीक है। तो ड्रिप सिस्टम में बच्चों क्या होता है, इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, मान लीजिए ये हमारा क्या है लैंड है, ठीक है, इसके ऊपर ये वाले क्या है प्लांट्स लगे हुए हैं। तो इसमें क्या किया जाता था, ये जो मैंने ऊपर बनाई है ये हमारी क्या है एक पाइप है, ठीक है। ये पाइप है, ये आगे क्या है मेन वाटर सोर्स से कनेक्टेड होगी। तो जब वहां से पानी ऑन करा जाएगा ना, पानी को छोड़ा जाएगा, तो इसमें क्या पानी फ्लो करेगा। अब क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना, जहां पे उनके रूट्स होते हैं बिल्कुल उसके ऊपर एग्जैक्टली यहाँ पे इसमें इस पाइप में होल करे जाते थे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे होल होते थे, तो जैसे इसमें पानी आएगा तो यहाँ पे क्या इस होल से क्या ड्रॉप बाय ड्रॉप जो पानी है वो सीधा क्या है, जो प्लांट्स होते हैं ना उनकी रूट्स तक जो पानी है वो क्या सीधा सप्लाई किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है उन एरियाज के लिए जहां पे क्या पानी की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि देखो इसमें क्या ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी आ रहा है, तो पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहा, कहीं भी इधर उधर नहीं जा रहा है, एग्जैक्टली वहीं जा रहा है जहां पे उसको जाना चाहिए था, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है डिलीवर्स वाटर टू द क्रॉप्स बाय द ड्रॉप। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें क्या पानी डिलीवर करा जाएगा टू द प्लांट्स नियर द रूट्स, ठीक है। एंड इट सेव्स लॉट ऑफ वाटर। तो इसमें क्या वाटर की बहुत ही ज्यादा सेविंग होती है। तो ये क्या हमारे बहुत ही अच्छे मेथड है। तो ये बच्चों आपको क्वेश्चन भी आता है कि राइट डाउन द टू मेथड्स ऑफ द इरिगेशन सुटेबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो आपने ये दो मेथड्स लिखने हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड द ड्रिप सिस्टम। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है दैट इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। तो ये हमारी क्या फिफ्थ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। तो हमने क्या हमारी जो क्रॉप्स है उसको क्या अच्छे से पानी दे दिया है, उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं विद द हेल्प ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो अब यहाँ पे क्या है, जब क्रॉप्स क्या ग्रो करना स्टार्ट कर देगी अच्छे से, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है दैट इज द वीड्स। तो पहले समझ लेते हैं कि वीड्स होते क्या है। तो देखो बच्चों हमारे पास क्या होता है, जब हम लोग क्या क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं ना, फार्मर्स क्रॉप को ग्रो करवाते हैं, तो उसके साथ क्या कुछ अनवांटेड प्लांट्स क्या अपने आप क्या है ग्रो करने स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि ग्रास होते हैं, ग्रास आपने देखो ना कई जगह बहुत सारी जगह पे क्या ग्रास क्या अपने आप ही क्या ग्रो कर जाता है। तो वहां पे कोई उसके सीड्स नहीं डाल के आया होता, लेकिन वो अपने आप ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसे जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, जो क्रॉप्स के साथ क्या ग्रो कर जाते हैं, उन्हीं प्लांट्स को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, वीड्स। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड द वीड्स। अब देखो ये जो वीड्स होते हैं ना, इनसे प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है, ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हमारा जो भी फील्ड है, ठीक है, उसके अंदर जब हमारी क्या क्रॉप्स ग्रो कर रही है, तो वहीं पे अगर वीड्स भी क्या ग्रो कर रहे हैं, तो इनको ग्रो करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली वीड्स क्या है तो प्लांट्स ही ना, चाहे वो अनवांटेड हमें नहीं चाहिए थे लेकिन है तो प्लांट्स ही ना, तो उनको भी ग्रो करने के लिए वो सारी चीजें चाहिए जो बाकी प्लांट्स को चाहिए, जो हमारी क्रॉप्स को चाहिए। जैसे कि सनलाइट हो गया, स्पेस भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो ये वीड्स क्या करेंगे, हमारी जो क्रॉप है ना उसके साथ कंपीट करेंगे इन चीजों के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, स्पेस के लिए एंड सनलाइट के लिए। इसीलिए क्या है, हमें इनको क्या रिमूव करना जरूरी है। अगर हम इन्हें रिमूव नहीं करेंगे तो ये क्या है, हमारी जो क्रॉप है उसके अंदर कंपीट करेंगे, तो हमारी जो क्रॉप जिसको हम लोग ग्रो करवाना चाहते थे, फिर उसको ये जो सारी चीजें वो क्या नहीं मिल पाएगी अच्छे से, तो फिर वो अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या रिमूव करते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या वीड्स को रिमूव करते हैं ना, उस प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, वीडिंग। तो ये आपको 2 मार्क्स में डेफिनेशन आ सकती है कि डिफाइन वीडिंग की वीडिंग होता क्या है। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड द वीडिंग। तो हम लोग क्या है वीड्स को जब रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं वीडिंग। क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे अभी फिफ्थ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वीडिंग ही कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी क्रॉप्स है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द वीड्स। जब उनको क्या है रिमूव ही कर देंगे हमारी क्रॉप्स में, हमारे फील्ड से, तो अपने आप ही क्या वो प्रोटेक्ट हो जाएंगी ना। अब यहाँ पे क्या है, जो वीडिंग करने के हमारे पास क्या 3 मेथड्स रहते हैं। 3 मेथड्स हमारे पास यहाँ पे है, मेथड्स ऑफ द वीड कंट्रोल, या फिर आप लिख सकते हो मेथड्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द वीड्स, ठीक है। तो 3 मेथड्स है बच्चों, कौन कौन से हैं। एक तो है बाय यूजिंग हैंड्स, हम लोग क्या सिंपली हमारे जो हैंड्स है ना उनका यूज करके क्या रिमूव कर सकते हैं। एक है बाय यूजिंग टूल्स एंड थर्ड है बाय यूजिंग द केमिकल्स। तो थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। बाय यूजिंग हैंड्स, तो जैसे कि नाम से क्लियर, हमने क्या यहाँ पे मैनुअली एक एक वीड को क्या खुद क्या है हैंड से पुल आउट करके उसको बाहर निकालना है विद द रूट्स। तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या उसको क्या हमारा जो क्रॉप्स है वहाँ यानी कि हमारा जो फील्ड है वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन द क्रॉप इज नॉट फुली ग्रोन। अब ये चीज ध्यान रखना, जब हम लोग क्या है ये टेक्निक यूज करते हैं ना, यानी कि हैंड की हेल्प से हम लोग क्या है जो वीड्स है उसको रिमूव करते हैं, कब करते हैं, जब हमारी जो क्रॉप है वो क्या बहुत ज्यादा ग्रो अभी नहीं हुई है। इसका क्या रीजन है, क्योंकि देखो बच्चों अगर क्रॉप क्या अच्छे से ग्रो हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, तब अगर हम लोग क्या वीड को रिमूव करने की कोशिश करेंगे ना तो हो सकता है, क्योंकि देखो ऐसे होता है ना, अब जैसे यहाँ पे है ये हमारा क्या फील्ड है, यहाँ पे क्या सारे ऐसे ऐसे क्रॉप्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये क्रॉप्स है, हो सकता है इनके बीच में वीड भी क्या होते हैं, इनके साथ साथ ही होती है ना। तो अगर क्या है जो फार्मर है वो क्या वीड को निकालने की कोशिश कर रहा होगा, हो सकता है गलती से साथ में क्या क्रॉप जो है ना वो भी क्या रूट के साथ बाहर आ जाए, तो फिर वो उसका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है
हैंड्स का यूज करके कब उन्होंने जो वीडिंग है वो करनी है, जब उसकी जो क्रॉप है वो क्या फुली ग्रो नहीं हुई है, ठीक है। सो व्हेन द क्रॉप इज नॉट फुली ग्रोन, वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय पुलिंग आउट विद द हैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज द बाय यूजिंग टूल्स। तो वीड्स को हम लोग क्या है, कुछ टूल्स होते हैं जैसे कि खुरपी, ठीक है, इस तरीके से दिखते हैं, आपने देखा भी होगा मे भी। तो खुरपी की हेल्प से क्या होता है बच्चों, जो वीड्स है ना उसको क्या रिमूव किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, खुरपी की हेल्प से ना बिल्कुल, जैसे कि ये क्या है ग्राउंड लेवल हो गया जहाँ पे क्या क्रॉप्स लगी हुई है, बिल्कुल क्या ग्राउंड लेवल से उसको क्या रूट से कट करा जाता है वीड्स को। तो इस तरीके से उसको क्या रिमूव किया जा सकता है। थर्ड मेथड जो है दैट इज द बाय यूजिंग द केमिकल्स। तो जब क्या होता है, हमारी जो क्रॉप्स होती है ना वो जब क्या मैच्योर हो जाती हैं, अब वो जब मैच्योर हो गई, थोड़ी बड़ी हो गई है, तो अब हम लोग क्या ये रिस्क नहीं ले सकते कि खुरपी की हेल्प से या फिर हैंड्स की हेल्प से हम उसको रिमूव करें, क्योंकि मैंने हैंड का आपको बता ही दिया कि अगर फार्मर क्या वो जो है उसको रूट से निकालने की कोशिश करेगा वीड को, तो हो सकता है कि उसकी मेन क्रॉप ही बाहर निकल जाए, तो वो उसका नुकसान हो जाएगा। दूसरा, अगर खुरपी की हेल्प से भी काटने की कोशिश करेगा, हो सकता है वो वीड को कट करे थे साथ में दूसरी क्रॉप जो उसकी है वो भी निकल जाए, प्लांट्स कट हो जाए, तो वो भी इसका नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, अगर वो वीडिंग क्या पहले नहीं कर पाए और उनकी क्रॉप्स क्या ग्रो हो चुकी है, तो अब उनको क्या यूज करने पड़ेंगे कुछ केमिकल्स। तो ऐसे केमिकल्स बच्चों जिनकी हेल्प से क्या होता है, जो वीड्स है ना उनको क्या खत्म कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, ऐसे केमिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स। क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सम केमिकल्स आर यूज्ड टू किल ओनली द वीड्स, नॉट द क्रॉप्स। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं उनकी ना स्प्रे करी जाती है, ठीक है, ऐसे ना एक टैंकी टाइप से होते हैं, उसके अंदर वो डाल के स्प्रे करते हैं, तो सारे जो उनकी क्रॉप्स होती हैं उनके ऊपर स्प्रे करते हैं। तो वो सिर्फ क्या होती है, जो वीड्स है ना उन्हीं को ही खत्म करेगी, जो उनकी मेन क्रॉप है उसको क्या कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो केमिकल्स बनाए इस तरीके से गए हैं। तो यहाँ पे दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है, एक तो ये कि वो केमिकल्स जिनकी हेल्प से वीड्स को क्या किल करा जाता है, खत्म करा जाता है, डिस्ट्रॉय करा जाता है, उन केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं वीडीसाइड्स, ठीक है। इनके एग्जाम्पल पूछ रहे थे, जैसे कि 2,4-D, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी हुई है। और इसके अलावा क्या है, ये जो केमिकल्स है वो सिर्फ और सिर्फ किसको नुकसान करेंगे, हमारे वीड्स को, यानी कि उसको खत्म करेंगे, उनका टारगेट वीड्स ही है। इन केमिकल्स से क्या है, जो मेन क्रॉप है उसको क्या कोई भी जो नुकसान है वो नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली होती है कि हाँ ये जो केमिकल्स है, क्योंकि देखो बच्चों है तो केमिकल्स ही ना, तो ये फार्मर को क्या है जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि जब भी कोई फार्मर जो है वो क्या है इन केमिकल्स को अपने फील्ड के अंदर क्या स्प्रे कर रहा है, तो वो अपना जो नोज है एंड जो माउथ है उसको क्या अच्छे से कवर करे, सो दैट इन केमिकल्स का उनके ऊपर क्या कोई भी हार्मफुल जो इफेक्ट है वो ना हो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बच्चों देख लेते हैं हमारी जो नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। यहाँ पे बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि जो वीडिंग है उसका बेस्ट टाइम कौन सा है, कब फार्मर को क्या वीडिंग कर लेनी चाहिए, किस टाइम से पहले कर लेनी चाहिए। तो वो कौन सा होता है, बिफोर वीड्स प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड द सीड्स। इससे पहले की जो वीड्स है वो क्या फ्लावर्स या फिर सीड्स को प्रोड्यूस करे, उससे पहले फार्मर को क्या वीडिंग कर लेनी चाहिए, इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज करके। क्यों, क्योंकि बच्चों अगर जो वीड्स है क्या अनवांटेड प्लांट्स ही है ना बेसिकली। तो अगर वो क्या फ्लावर्स और सीड्स को प्रोड्यूस करेंगे, तो हमें पता है फ्लावर्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के, हमने 7th क्लास के अंदर पढ़ा था। तो वो क्या करेंगे, फिर उन फ्लावर्स से क्या नए जो वीड्स है वो क्या बन जाएंगे, यानी कि वीड्स से फिर रिप्रोडक्शन की हेल्प से नए वीड्स बन जाएंगे, तो फिर बहुत ज्यादा वीड्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये पहले ही कर लेना है। और एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, जो केमिकल मैंने आपको बताए थे वीडीसाइड्स के, अगर एग्जाम्पल आ जाए 1 मार्क के अंदर एमसीक्यू आ सकता है, तो उसके एग्जाम्पल है 2,4-D, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास क्या सेकंड लास्ट जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है दैट इज द हार्वेस्टिंग। तो ये 6th एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। तो जब हमने क्या कर लिया, वीड से प्रोटेक्ट कर लिया क्रॉप्स को, अब हमने क्या करना है, हार्वेस्टिंग करनी है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का। क्यों बच्चों, क्योंकि जो फार्मर था उसने इतनी मेहनत जो करी थी, इतने सारे स्टेप्स करे स्टेप बाय स्टेप, है ना, ये जो सारे काम किए उन्होंने किस लिए किए, सो दैट उनको क्या अपनी जो क्रॉप है वो क्या है, जो प्रोडक्ट है क्रॉप से वो क्या मिल पाए। जैसे कि अगर उन्होंने वीट लगाया तो ग्रेन्स उनको मिल पाए, मेन चीज तो वही थी ना। तो यही हमारा वो स्टेप है जिसके अंदर फार्मरों को क्या अपनी जो मेहनत है उसका रिजल्ट क्या मिलता है, ठीक है। सो हार्वेस्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग मैच्योर क्रॉप्स इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। तो जब बच्चों हमारी जो क्रॉप्स है वो मैच्योर हो जाती है, पूरी ग्रो हो गई अच्छे से, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, उसको कट करेंगे, यानी कि फार्मर्स कट करेंगे। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग जो है, कौन कौन से मेथड्स है, अगेन वही
एक ट्रेडिशनल और एक क्या यहाँ पे अभी जो मॉडर्न चल रहा होगा उसको पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग की बात करें तो एक तो है मैनुअली, कि हम लोग क्या मैनुअली अप हैंड से कर सकते हैं। तो कैसे हार्वेस्टिंग इज डन मैनुअली यूजिंग द टूल लाइक द सिकल। तो सिकल क्या है, इस तरीके से दिखने वाला एक टूल होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक ब्लेड होता है जो कर्व शेप का होता है। तो उसकी हेल्प से क्या है, जो क्रॉप्स है उसको क्या है रूट्स के पास से कट किया जाता है, यानी कि उसको क्या है मैच्योर क्रॉप्स को कट किया जा रहा है, हार्वेस्टिंग करी जा रही है। सो ये एक तरीका हो गया, पर ये क्या टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बहुत ज़्यादा ह्यूमन लेबर भी लगेगी, क्योंकि सबको क्या है अपने हाथ से ये काम करना पड़ेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग तो ऑब्वियसली है ही। तो यहाँ पे क्या है, जो दूसरा हमारे पास मेथड है हार्वेस्टिंग का, दैट इज द मैकेनिकल। तो मैकेनिकल वर्ड जहाँ पे भी आ जाए मीन्स क्या मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं कुछ, तो वहीं पे मैकेनिकल वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या है, हार्वेस्टिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। कुछ मशीन्स भी हमारे पास अवेलेबल है जो कि क्या है बहुत जल्दी क्या है सारी क्रॉप्स को क्या कट कर देती है। सो हार्वेस्टिंग इज डन यूजिंग द मशीन्स कॉल्ड द हार्वेस्टर और द कंबाइन। तो हमारे पास वो मशीन जिससे क्या है हार्वेस्टिंग करी जाती है, उस मशीन को हम लोग या तो बोलते हैं हार्वेस्टर या फिर बोलते हैं कंबाइन, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है। कंबाइन का अभी मैं आपको बताऊंगी सिस्टम क्या है। तो जिस मशीन से हम लोग क्या है क्रॉप्स को कट करते हैं दैट इज कॉल्ड द हार्वेस्टर, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखती है। वो ट्रैक्टर के साथ लगा के उसको चलाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जब यहाँ पे क्या कर ली गई, फार्मर्स ने अपनी क्रॉप जो है ना उसको कट कर ली। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए उन्होंने वीट की क्रॉप लगाई थी या राइस की लगाई थी, तो देखो जो राइस है उनके ऊपर भी क्या होती है, एक छिलका होता है ना, आउटर कवरिंग होती है। इसी तरीके से जो वीट है, वीट के ऊपर भी क्या होता है, वीट का जो ग्रेन है, अंदर ग्रेन्स है, बाहर क्या होगा एक आउटर कवरिंग होगी ना, उस आउटर कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, चेफ। क्या बोलेंगे, चेफ। तो मान लीजिए ये क्या है, ग्रेन है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना दी, तो ये इसका छिलका हो गया, ये जो ऊपर मैंने बनाया मीन्स क्या है, ये आउटर कवरिंग है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट स्टेप था हार्वेस्टिंग तो हो गई कि क्रॉप को कट कर लिया, लेकिन उसमें क्या है जो ग्रेन्स है वो छिलके के अंदर है। अब हमने क्या करना है, उन ग्रेन्स को क्या छिलके के अंदर से क्या निकालना है, बाहर निकालना है हमने, ठीक है। तो ये काम करने को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। तो पहले होती है हार्वेस्टिंग, सेकंड स्टेप हमारा कौन सा रहता है, थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग क्या होता है, सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चेफ, यानी कि बच्चों ये जो आउटर कवरिंग है, सॉलिड आउटर कवरिंग है, इसमें से ये जो ग्रेन है इसको क्या अलग, ये छिलका अलग हो गया, ग्रेन्स अलग करने, इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ हमारे पास ऐसी मशीन्स होती हैं जो कि सिर्फ क्या करते हैं क्रॉप्स को कट ही करती है, लेकिन वो क्या है ग्रेन्स को चेफ से अलग नहीं करती। ऐसी मशीन्स को हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टर। और कुछ बच्चों ऐसी मशीन्स भी होती हैं जिनके अंदर दोनों काम एक साथ ही हो जाते हैं, उस मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइन। तो कंबाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंबाइंड काम कर रही है। कंबाइन मशीन क्या करती है, हार्वेस्टिंग भी करती है एंड थ्रेशिंग भी करती है। पहले तो वो कट करेगी, साथ के साथ वो क्या है जो ग्रेन्स है उनको क्या चेफ से अलग कर देती है। तो इसीलिए इस मशीन को हम लोग बोलते हैं कंबाइन। तो कंबाइंड वर्क कर रही है वो, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या, जब थ्रेशिंग होगी तो लास्ट स्टेप यहाँ पे हो जाता है हमारा विनोइंग। तो विनोइंग में सिंपली क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो सारी चीजें हैं जो ग्रेन्स है उनको क्या चेफ से अलग कर लिया, लेकिन अभी भी वो क्या है उससे छिलके से ग्रेन्स बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी वो मिक्सचर एक साथ ही है, यानी कि ग्रेन्स भी उसमें पड़े हैं लेकिन वो चेफ भी उसी के अंदर है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो ग्रेन्स है वो चेफ से बिल्कुल सेपरेट हो जाए, सिर्फ हमारे पास क्या ग्रेन्स ही मिले, हमारे पास ग्रेन्स ही हो। तो इसीलिए क्या किया जाता है, विनोइंग करी जाती है। तो इसके अंदर सिंपली क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमने सारा सिस्टम तैयार करा था मिक्सचर है, उसको क्या एक हाइट से हम लोग क्या नीचे गिराएंगे एयर के सामने, ठीक है। या आप पंखा लगा सकते हो या कोई भी सिस्टम ऐसा, तो वहां लगा के क्या एयर जिस साइड से आ रही होगी उस साइड से हमने क्या एक हाइट पे क्या इस मिक्सचर को क्या नीचे गिराना है। तो उससे क्या होगा, जो हमारे ग्रेन्स है क्योंकि वो हैवी होते हैं तो वो तो क्या नीचे नीचे कलेक्ट हो जाएंगे, और जो हमारे चेफ होते हैं क्योंकि ये छिलके ही है ना सॉलिड, तो ये क्या है बहुत लाइट वेट होता है, तो ये क्या एयर के साथ क्या है आगे चलते जाएंगे, तो ये सेपरेट इकट्ठे हो जाएंगे आगे, और जो ग्रेन्स है वो क्या नीचे अलग इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या विनोइंग के बाद फाइनली जो फार्मर है उनको अपनी मेहनत का क्या रिजल्ट मिलता है, यानी कि बच्चों उनको क्या अपने जो ग्रेन्स है, राइस है, जो भी क्रॉप उन्होंने उगाई थी वो उनको क्या वहां पे मिल जाती है। तो इसके बाद हमारा क्या एक लास्ट स्टेप रह गया है, दैट इज द स्टोरेज। तो उसको अब हम लोग क्या समझ लेते हैं। तो लास्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बच्चों हमारे पास कौन सी है, स्टोरेज। तो अभी हमने देखा कि हमने क्या क्रॉप्स को कट कर लिया था, हार्वेस्ट कर लिया था, ग्रेन्स क्या निकाल लिए चेफ से अलग करके। अब फाइनली हमने क्या करना है, जो ग्रेन्स है उनको क्या करना है, स्टोर करना है। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि देखो अगर हमने क्या है जो फार्मर्स है उन्होंने क्या है अपनी जो क्रॉप से ग्रेन्स वगैरह सब कुछ निकाल लिया, अगर वो ग्रेन्स क्या है
लंबे टाइम तक क्या सेफ ही नहीं रह पाए तो वो यूज़ कौन करेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि थोड़ी बहुत 3-4 किलो के ग्रेन्स ही क्या उन्होंने प्रोड्यूस करे हैं खेती करके, ऐसे तो है नहीं, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं जो ग्रेन्स है वो क्या है प्रोड्यूस हुए हैं बाय द फार्मिंग, ठीक है। तो इसीलिए क्या है उनको क्या स्टोर करके रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है जिसको अच्छे से करना है। अगर ये अच्छे से नहीं करा तो पहले जितना काम किया है वो सब पे पानी फिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टू कीप द हार्वेस्टेड क्रॉप सेफ एंड द फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम स्टोरेज क्यों करते हैं, क्यों अभी मैंने बताया ही है कि जो ग्रेन्स है बच्चों उनको क्या है काफ़ी टाइम, लंबे टाइम तक उनको स्टोर करना है। क्यों करना है, क्योंकि वो फ्रेश रह सके और सेफ रह सके, वो खराब ना हो, सो दैट हम उनको क्या बाद में यूज़ कर पाए। तो इसलिए क्या जरूरी है, ये क्रॉप्स नीड्स टू बी स्टोर्ड केयरफुली। क्रॉप्स जो उनको क्या है केयरफुली स्टोर करना पड़ेगा टू प्रिवेंट द डैमेज फ्रॉम द पेस्ट्स, मॉइस्चर एंड द इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। तो हमें क्या करना है, उनको क्या है केयरफुली स्टोर करना है। और उन्हें खतरा किस चीज़ है, किस चीज़ से उनको नुकसान हो सकता है, तो वो कौन से होते हैं बच्चों, जैसे कि पेस्ट्स होते हैं। ये क्या होते हैं भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा मॉइस्चर, क्योंकि देखो जो हमारे ग्रेन्स वगैरह है या कोई भी जो भी उन्होंने क्या है अपनी क्रॉप करी जो ग्रो करवाई है उसमें क्या होता है थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है। तो अगर क्या हम उसको क्या अच्छे से स्टोर ना करेंगे, पहले क्या उसको ड्राई ना करेंगे, ऐसे किसी चीज़ में डाल के रख देंगे तो उसमें क्या है मॉइस्चर की वजह से वहाँ पे फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे जैसे कि फंगी वगैरह, तो वो फिर क्या है ग्रेन्स वगैरह को खराब कर देगी। तो हमें मॉइस्चर से भी बचाना है, इंसेक्ट से भी बचाना है। छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या खा जाते हैं, खोखला भी कर देते हैं ना सारी चीज़ों को, तो उनसे भी बचाना है। तो पेस्ट से भी बचाना है। तो ये क्या चीज़ है ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। तो पेस्ट बच्चों क्या होते हैं, एनी टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल्स दैट अटैक ऑन द क्रॉप प्लांट। तो ऐसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, बड़े एनिमल्स भी हो सकते हैं जो क्या करते हैं हमारी जो क्रॉप है उन पे क्या अटैक करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं पेस्ट, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स है जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए। बर्ड्स क्या करते हैं ये जो हमारी वीट वगैरह होते हैं उनको खाने लग जाते हैं ना, तो उनको नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। रोडेंट कौन से होते हैं, ऐसे एनिमल्स, छोटे एनिमल्स जिनके क्या होते हैं बहुत शार्प टीथ होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि रैट हो गया, इसके एग्जाम्पल रोडेंट की। और बिग एनिमल्स हो गए जैसे कि कोई हॉर्स हो गया, कोई भी चीज़ है, तो वो क्या है अगर हमारी जो क्रॉप्स है उनको क्या नुकसान पहुंचा देंगे तो ऐसे जो एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पेस्ट, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से हमें क्या करना है, अपनी जो क्रॉप है, फाइनल जो प्रोडक्ट है उसको क्या बचा के रखना है, इसीलिए उसको क्या स्टोर करने की बहुत ही ज़्यादा नीड है। तो यहाँ पे क्या है टाइप्स ऑफ स्टोरेज, किस तरीके से स्टोरेज कर सकते हैं, तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो बच्चों होती है स्मॉल स्केल स्टोरेज, एक होती है लार्ज स्केल पे स्टोरेज। तो स्मॉल स्केल स्टोरेज में क्या होता है, जो सिंपली क्या है फार्मर्स अपने घरों में भी कर लेते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो जिसमें क्या करा जाता है, जूट के जो बैग्स होते हैं ना उनको यूज़ करते हैं। उनके अंदर क्या है, जैसे कि जूट का बैग लिया, उसके अंदर क्या है उन्होंने जो वीट वगैरह थी वो डाल दी सारी, ठीक है, ग्रेन्स डाल दिए, वीट ग्रेन्स, एंड देन उसके अंदर कुछ नीम लीव्स भी डाल दी, क्योंकि हमें पता है जो नीम होता है वो क्या एंटीबायोटिक होता है। तो नीम के पत्तों की वजह से क्या फिर वहाँ पे छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है प्रोड्यूस नहीं होंगे और हमारे जो ग्रेन्स है वो क्या सेफ रहेंगे फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। तो ये लिखा है यूजिंग जूट बैग्स एंड द नीम लीव्स फॉर द पेस्ट प्रोटेक्शन। तो पेस्ट मैंने आपको बता ही दिया, जो उनको क्या नुकसान पहुंचाएंगे तो उन्हीं से हमें प्रोटेक्ट करना है। दूसरा बच्चों होता है लार्ज स्केल पे स्टोरेज। वो कैसे होता है, जैसे कि जब क्या होता है बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, जैसे कि मान लीजिए जो फार्मर्स है उन्होंने तो क्या करा ग्रेन वगैरह निकाल के मार्केट में बेच दिए, लेकिन मार्केट में जो फाइनली वो चीज़ें कहाँ पे स्टोर हो रही है, ठीक है। इतने सालों साल हम क्या दुकान पे राइस वगैरह खरीदने जाते हैं, ठीक है, पूरे साल हम खरीदते रहते हैं, जो वीट है वो खरीदते रहते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आती है, अल्टीमेटली वो कहीं तो स्टोर हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या है, मैं जब लार्ज स्केल पे क्या स्टोरेज करनी है तो वहाँ पे क्या हम यूज़ करते हैं सिलोज। तो सिलोज क्या होते हैं बच्चों, इस तरीके के मेटालिक टिन्स होते हैं जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम दी गई है। तो बहुत बड़े बड़े मेटालिक टिन्स होते हैं जिनके अंदर क्या स्टोर करके रखा जाता है ग्रेन्स को, या फिर क्या होती है ग्रेनरीज। ग्रेनरीज का मतलब क्या होता है, लार्ज स्टोरेज हाउस होते हैं, ग्रेन स्टोरेज हाउस होते हैं जहाँ पे ग्रेन्स को क्या स्टोर करा जाता है, उनको ग्रेनरीज कहते हैं। विद द केमिकल ट्रीटमेंट, तो कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स दी जाती है सो दैट वो क्या है वहाँ पे अच्छे से लॉन्गर टाइम के लिए सेफ रहे। और यहाँ पे क्या होता है जूट बैग या किसी भी चीज़ में क्या ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले ये इंश्योर किया जाता है कि बच्चों जो हमारे ग्रेन्स है, जो भी क्रॉप है, उसको क्या है अच्छे से क्या है ड्राई किया जाए सनलाइट में। क्यों, क्योंकि जो भी चीज़ें होती है ना हमारी जो क्रॉप होती है, जो भी चीज़ें हमने क्या फार्मर्स ने उगाई है, उनके अंदर ना अपना एक नॉर्मल मॉइस्चर होता है उनके पास, तो उसको ड्राई करना जरूरी है। क्योंकि अगर हमने वो ड्राई नहीं करवाई तो उस मॉइस्चर की वजह से फिर वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, फिर वो क्या कर देंगे हमारे जो ग्रेन्स वगैरह उनको क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। तो इसलिए पहले इसको सन ड्राई किया जाता है, देन उनको क्या स्टोरेज जो वो की जाती है, ठीक है। तो ये थी बच्चों हमारी क्या सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो फाइनली इस तरीके से क्या है चीज़ों को लंबे समय तक स्टोर किया जाएगा एंड उनको हम लोग क्या टाइम के साथ क्या यूज़ करते रहते हैं। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है, देखो मैंने आपको इस चैप्टर में स्टार्टिंग में बता दिया था कि
इस चैप्टर में हम क्या कर रहे थे कि जो हम लोग क्या है अपने ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, वो अपने खाने के लिए दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, एक प्लांट्स पे और दूसरा एनिमल्स पे। तो प्लांट्स से हम लोग कैसे अपना खाना लेते हैं, तो वो सारा चीज़ हमने पढ़ा कि उसके लिए करते हैं फार्मिंग। तो फार्मिंग के अंदर ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं। इस तरीके से फाइनली हमारे पास खाने के लिए चीज़ें आ जाती हैं। अब हमने क्या देखना है कि जो एनिमल्स होती हैं, एनिमल से हमें क्या मीट हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, एग हो गया, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इनके लिए जो चीज़ हमने पढ़नी है दैट इज द एनिमल हस्बेंड्री, उस पर भी एक नज़र डाल लें। सो एनिमल हस्बेंड्री के अगर बच्चों डेफिनेशन लिखे तो क्या लिखेंगे, रियरिंग एनिमल्स फॉर द फूड, मिल्क एंड द अदर प्रोडक्ट्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड द एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि एनिमल्स को पालना, ठीक है, अपने फायदे के लिए, वो चीज़ें कोई भी हो सकते हैं, मिल्क हो सकते हैं, कोई भी फूड जैसे कि एग चाहिए हमें, मीट चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेने के लिए जब हम लोग क्या है एनिमल्स को पालते हैं ऑन अ लार्ज स्केल दैट इज कॉल्ड द एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वैसे कुछ चीज़ें लिखी है जैसे कि फार्मर्स ये इंश्योर करते हैं जब वो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं दैट द एनिमल्स आर द हेल्दी, वेल फेड एंड द सेफ, कि जो एनिमल्स है वो क्या हेल्दी होने चाहिए, यानी कि डिजीज़ फ्री होने चाहिए। तो अगर उन्हें कोई भी डिजीज़ है तो टाइम टू टाइम उनकी क्या उन्होंने केयर करनी है, सेफ होने चाहिए वो, ठीक है, एंड वेल फेड होने चाहिए, यानी कि उनको टाइम टू टाइम प्रॉपर डाइट मिलती रहनी चाहिए, तभी तो वो क्या है प्रोडक्ट अच्छे देंगे ना। ठीक है, उसके अलावा क्या है, एनिमल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद द प्रॉपर शेल्टर एंड द केयर। तो जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या प्रॉपर शेल्टर भी हमें देना पड़ेगा रहने के लिए, जो साफ जगह, क्लीन स्पेस होनी चाहिए, एंड प्रॉपर जो केयर है वो क्या करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एनिमल हस्बेंड्री का छोटा सा टॉपिक। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। आई रियली होप कि आपको सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है। इस चैप्टर के नोट्स भी जल्दी आपको क्या चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसको ज्वाइन करने का जो लिंक है वो भी आपको क्या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।